कौन होगा सड़क 2 के लीड रोल्स में? क्या इसका रीमेक भी ओरिजिनल फिल्म की तरह ही सक्सेसफुल होगा? 20 साल बाद आखिरकार क्यों महेश भट्ट डायरेक्टर्स चेयर में कर रहे हैं वापसी? क्या गुलशन ग्रोवर एक फर्जी गुरु का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशी तन्वर बॉलीग्राड स्टूडियो से और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आपको लेकर चलती हूं सड़क रिविजिट पर। हिंदी सिनेमा हमेशा से एक से बढ़कर एक क्लासिक मूवीज देता आया है। इन्हीं के बीच 1991 में आई फिल्म सड़क ने आज तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना कर रखी है। सड़क संजय दत्त की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में आज भी काउंट होती है। इस रोमांटिक थ्रिलर को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, जिसमें कि लीड रोल में उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को कास्ट किया। साथ ही ये फिल्म अपने नेगेटिव कैरेक्टर महारानी हु वाज एन इविल ट्रांसजेंडर रनिंग अ ब्रॉथल के लिए फेमस हुई थी। महारानी के किरदार में खुद को बखूबी डालने वाले एक्टर सदाशिव अमरापुरकर को फिल्म फेयर से भी नवाजा गया था, जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का खिताब मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महारानी के कैरेक्टर का सजेशन संजय दत्त ने खुद दिया था, जब उन्होंने मुंबई के स्लम्स में एक ट्रांसजेंडर को सेम लुक में देखा था। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1976 में आई एक अमेरिकन मूवी टैक्सी ड्राइवर से। सड़क 1991 यानी ओरिजिनल कहानी की शुरुआत होती है जब रवि यानी संजय दत्त, जो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने दोस्त कोटिया की शादी की खबर सुनता है। उससे अकेले में बात करने पर रवि को पता चलता है कि कोटिया ने असल में सबसे शादी के बारे में झूठ बोला है, पर वो अपने साथ बैठी लड़की चंदा, जो कि एक सेक्स वर्कर है, महारानी के कोठे में है, उससे बेहद प्यार करता है और उसे उधर से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन पावर और पैसे की कमी दोनों से ही वो मजबूर होता है। दूसरी ओर रवि एक मोड़ पर पूजा यानी पूजा भट्ट से मिलता है। वहाँ कुछ देर की हुई गुफ्तगू के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले ही सीन में पूजा अपने चाचा के साथ महारानी के पास अपने पापा और चाचा के लिए कर्जे के बदले उसको वहाँ गिरवी रख दिया था। इस बात से महारानी पूजा को भी उसी कोठे में एज अ सेक्स वर्कर काम करने को कहती है। स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती इस फिल्म ने सेंसिटिव रियलिटी को दिखाया है। रवि अपनी बहन के साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाते हैं और यही वजह है कि वो एक इंसोम्नियाक बन चुके हैं। उसकी बहन रूपा एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ डायग्नोज होती है और एक दिन रवि के सामने ही वो हॉस्पिटल से कूद कर अपनी जान दे देती है। इन सब के चलते रवि मन में सेक्स वर्कर के काम को लेकर काफी कंसर्न रहने लगते हैं। इसी बीच वो इंस्पेक्टर ईरानी, जो कि उन दिनों अपने काम के लिए काफी फेमस थे, उनसे मिलते हैं। रवि की ईमानदारी और मेहनत देख इंस्पेक्टर ईरानी जाते जाते उसे कहते हैं कि कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। जहाँ तक इस फिल्म के टाइटल की बात है तो ओपनिंग सीन में गोटिया का डायलॉग हमारा घर तो सड़क है और बिस्तर यही फुटपाथ उसको जस्टिफाई करता है। रवि बीइंग अ टैक्सी ड्राइवर 24 से 48 घंटे तक सड़कों पे ही बिता देता है। एक दिन अपने दोस्त गोटिया को महारानी के यहाँ छोड़ते वक्त रवि पूजा से मिलता है, जब वो उसी कोठे में से बाहर भागते हुए आती है, लेकिन अफसोस वो उसे उस वक्त बचा नहीं पाता। इसीलिए वो अगले दिन भी अपनी टैक्सी के ओनर सलीम भाई से अपनी सारी कमाई लेकर के गोटिया के साथ पूजा को बचाने का प्लान बनाता है। इस सीन से सिर्फ रवि का प्यार ही नहीं बल्कि उसके थॉट प्रोसेस का भी पता चलता है कि वो किस तरह सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती होते हुए नहीं देख सकता। महारानी को सारे पैसे देकर वो पूजा को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए मना तो लेता है, लेकिन उसके बदले में अगली सुबह तक के लिए गोटिया को वहाँ गिरवी रखना पड़ता है। महारानी के इस शातिर दिमाग के चलते पूजा को वो चाह के भी वहाँ से रिहा नहीं कर पाता और अगली सुबह उसे वापस लौटा देता है। फिल्म के गानों ने भी काफी अहम रोल निभाया है। इस फिल्म में इन टोटल 12 गाने हैं, जो कि मोस्टली कुमार सानू सेंसेशनल वॉइस ऑफ 90s की आवाज में है। आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट डे रवि डज द सेम, पर महारानी ने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई और उसने रवि को अपने सामने ही पूजा के साथ रहने को कहा। रवि के पास कोई और ऑप्शन ना होते हुए उस वक्त उसने उस बात के लिए अग्री किया एंड देन व्हेन ही
स्टैब्ड महारानी और वो पूजा को सक्सेसफुली भगा ले जाता है। साथ ही गोटिया भी चंदा को वहां से ले जाता है। अगले दिन गोटिया और चंदा की शादी के बाद चारों सलीम भाई के घर में जाते हैं और उनके कहने पर इंस्पेक्टर ईरानी से मदद मांगते हैं। पर महेश भट्ट की फिल्म विदाउट प्लॉट ट्विस्ट ऐसा कैसे हो सकता है? और यही पार आता है एक ट्विस्ट। ऑन ईरानीज एडवाइस दे रीच अ बेसमेंट साइट, लेकिन वहां पर महारानी और उनके लोग पहले से छुपे होते हैं। आफ्टर थिंग्स लीड टू अ फाइट, चंदा और गोटिया को गोली लग जाती है और समा, पूजा और रवि दोनों ईरानी की जीप लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद रवि इंस्पेक्टर को फोन करके उससे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। दिस शोज कि कैसे इस फिल्म में प्यार के साथ ही साथ बिट्रेयल भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता है। कुछ टाइम बाद जैसे तैसे महारानी फिर से पूजा को पकड़ने में कामयाब होती है और साथ ही रवि को पीट कर उसे मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर तभी रवि याद करता है अपनी बहन के साथ हुए हादसे को और इस डर से ही कि कहीं पूजा को भी आगे चलकर अपनी जान न गंवानी पड़ जाए, वो फिर से उठता है, इंस्पेक्टर ईरानी और महारानी को मार देता है। साथ ही महारानी के कोठे में आग लगाकर पूजा को अपने साथ ले जाता है। बट लॉ को तोड़ने के कारण रवि को जेल हो जाती है। देन आफ्टर हिज रिलीज पूजा और रवि एक साथ रहने लग जाते हैं। ये फिल्म 1991 की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स में से एक रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस में 11 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया। साथ ही इस मूवी ने क्रिटिक से भी काफी तारीफें कमाई। लव, पावर, ट्रस्ट, बिट्रेयल, इन सभी को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। मुकेश भट्ट बॉलीवुड में अपनी शार्प सेंस ऑफ प्रोडक्शन, हिज एबिलिटी टू क्राफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी कंटेंट की वजह से जाने जाते हैं। और अब वो सड़क 2 जिसमें संजय दत्त, पूजा एंड आलिया भट्ट एंड आदित्य रॉय कपूर मेन्स रोल में है, उसकी शूटिंग को शुरू करने को फिर से तैयार है। द फिल्म डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट का कुछ ही समय का शूट पेंडिंग है, which will be on floors in a few days। अभिनेत्री आलिया भट्ट के पास अभी अपनी किट में 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से एक उनके पिता और फिल्म निर्माता महेश भट्ट की सड़क 2 है। आलिया इस फिल्म में एक नकली गुरु का पर्दाफाश करते हुए नजर आएंगी, जो कि एक आश्रम चलाता है। इस जर्नी में उनके साथ संजय दत्त हैं, जो इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में नजर आएंगे। गुलशन ग्रोवर हैज अ पार्ट इन द फिल्म टू, पर वो गुरु घंटाल के रोल में नजर नहीं आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ने बताया कि We have a great actor playing that part. We will reveal the actor's name when he signs the contract. अक्सर आप लोगों ने स्पिरिचुअल बाबाज को न्यूज हेडलाइंस में देखा ही होगा, लेकिन गलत रीजंस की वजह से। बाबा, संत, साधु, गुरु, स्वामी बुलाए जाने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन शब्दों का मतलब ही पूरी तरह बदल दिया है। चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर इवन मर्डर, इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल गुरुज को लोगों की अटेंशन मिलती ही रहती है। लोगों की प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना इन लोगों को अच्छे से आता है। पहला, आश्रम बापू एक ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे ने सुना है। 2013 में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था आफ्टर अ टीनेज गर्ल फाइल्ड अ सेक्सुअल असॉल्ट कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सोचिए, सिर्फ एक 16 साल की लड़की आश्रम पर रेप के साथ साथ इलीगल एनक्रोचमेंट और विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप हैं। 1970 से एक्टिव था ये बाबा, यानी कितने सालों से एक क्रिमिनल जर्नी चल आ रही है। लेकिन सैड पार्ट इसकी, अभी भी उनके बहुत भक्त यही मानते हैं कि वो इनोसेंट है। आश्रम की हरकतों ने लोगों के भरोसे के साथ देश की नजरों में सद्गुरुओं की इमेज भी अच्छे से खराब की है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है आश्रम के बेटे नारायण साईं का। लाइक फादर लाइक सन कैन नेवर बी एनी ट्रूअर। साई पर सूरत की 2 बहनों के रेप एलिगेशंस लगे थे साल 2016 में। नाउ ही इज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। साई की वाइफ ने भी उन पे इल्जाम लगाया था कि वो अपने ज्यादातर टाइम आश्रम की औरतों के साथ ही बिताते हैं। बाप और बेटे दोनों के क्राइम्स एक जैसे ही हैं। हरियाणा के संत रामपाल का नाम भी साल 2018 में न्यूज में काफी पॉपुलर रहा है। इनका कहना है कि ये कबीर के अवतार हैं। इन पे केसेस साल 2006 से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन 2018 में फाइनली मर्डर के लिए जेल हो गई थी।
संत रामपाल को 5 औरतें और एक 18 मंथ के बच्चे के मर्डर का गिल्टी पाया गया था। ओनली 18 months इन्फेंट। कैन यू बिलीव दिस? चौथा, स्वामी नित्यानंद, जिनके परमानंद नित्यानंद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी स्पीचेस अक्सर कंट्रोवर्सीज में ही रहती हैं। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये गाय को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकते हैं। अपने फॉल्स साइंटिफिक स्पीचेस की वजह से क्रिटिसिज्म भी मिलता रहा है, लेकिन स्वामी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। 2018 में नित्यानंद को अरेस्ट किया गया था फॉर रेपिंग अ डिसिपल फॉर 5 years। बहुत लोगों का भरोसा तब टूटना शुरू हो गया था जब 2010 में नित्यानंद की एक सेक्स टेप सुन टीवी ने लीक कर दी थी। अब बात करते हैं एक ऐसे बाबा की जो स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, एक्टर भी, और धर्म का बिजनेस तो बहुत टाइम से कर ही रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की। हालांकि इनके कारनामे सुनाएंगे तो इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। राम रहीम अभी रोहतक की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के फाउंडर पर 2 रेप एलिगेशंस और एक मर्डर के इल्जाम में भी गिल्टी हैं। उनके 400 फॉलोअर्स ने उन पर कैस्ट्रेशन का भी एलिगेशन लगाया था। अब बात आती है रिलीजियस गुरुज की। बात में राधे माँ का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो गॉड वुमेन हैं जो खुद को गॉडेस राधा का अवतार बताती हैं। इनके फॉलोअर्स सुभाष घाई जैसे बड़े फिल्म मेकर तक भी हैं। 2018 में राम रहीम के साथ राधे माँ पर भी उनके एक फॉलोअर ने सिडक्शन और थ्रेटनिंग का इल्जाम लगाया था। राधे माँ का फैन बेस भी काफी बड़ा है। FTII के चेयरमैन और महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी उनके बड़े फॉलोअर हैं। 7वां आता है ओशो अक्का रजनीश। एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनकी अभी तक भी कल्ट फॉलोइंग है, इंक्लूडिंग टुडेज यूथ। ओशो के फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में भी हैं, लेकिन उनका पूरा लाइफ टाइम वो बहुत बार कंट्रोवर्सी से एसोसिएटेड रहे हैं। ना कि उनकी थेरेपीज को क्वेश्चन किया जाता है, बल्कि उन पर ड्रग यूज का भी इल्जाम लगा था। ओशो के ही ओरिगॉन के फॉलोअर्स ने 1984 में 10 लोकल रेस्टोरेंट्स के खाने में पॉइजन मिला दिया था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट और फिर अमेरिका से निकाल दिया गया था। 8वां, महर्षि महेश योगी भी एक ऐसे गुरु थे जिनके फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड स्प्रेड थे। यहाँ तक कि फेमस रॉक बैंड द बीटल्स के मेंबर भी ऋषिकेश के इनके आश्रम में इनसे मेडिटेशन सीखने आ चुके हैं। लेकिन उसी टाइम उन पर उस 1960s की फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस मिया फैरो ने बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया था। तब से उनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग पर काफी फर्क पड़ा था। 9वां है इच्छाधारी भीमानंदा सांप के साथ घूमने और नागिन डांस के लेकर काफी फेमस रहते थे। भीमानंदा का असली रूप तब सामने आया जब उन्हें सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस रैकेट में 600 लड़कियां इन्वॉल्व थी। इस बाबा ने प्रवचन के बहाने हजारों को लड़कियों को फंसाया था। 10वें नंबर पर हैं वीरेंद्र देव दीक्षित। एक फॉर्मर ब्रह्म कुमारी टीचिंग्स देने वाले बाबा हैं। लोग इन्हें आध्यात्मिक गुरु की समझते हैं। अंटिल दीक्षित पर बहुत सारे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे। जेल से बचने के लिए ये गुरु अभी भी फरार है। 11वें हैं स्वामी अमृता चैतन्य। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल लीडर के कारनामे सुन के हैरान रह जाएंगे आप लोग। चैतन्य पर बहुत सारे चीटिंग केसेस का इल्जाम लगा है। फाइनली में इसे अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि ही इज गिल्टी ऑफ रेपिंग 2 माइनर गर्ल्स। यहाँ तक कि ये बाबा अंडर एज लड़कियों की पोर्नोग्राफिक वीडियोस भी बनाते थे। 12वें हैं चंद्र स्वामी। अपने टाइम एक बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। इनके फॉलोअर्स इन्हें आज भी गॉडमैन कहते हैं। लेकिन चंद्र स्वामी पर बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के इल्जाम लगे हैं, जिसके बाद 1996 में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। यहाँ तक कि वो एक मर्डर को फाइनेंस करने में भी इन्वॉल्व रह चुके हैं। 13वां, मर्डर के इल्जाम में एक और बाबा हैं जिन्हें साल 2004 में अरेस्ट किया गया था। ये है स्वामी जयानंद सरस्वती। स्वामी जी एक मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। हालांकि 2013 में ये केस कोर्ट ने बरी कर दिया था क्योंकि एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिले थे। 14,
स्वामी परमानंद भी एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें ज्यादा ही प्रेम देना पसंद था, भले ही सामने वाले की मर्जी हो या ना हो। 1997 में स्वामी पर 13 रेप के चार्जेस और एक मर्डर का चार्ज लगा था। इसी साल प्रेमानंद को इम्प्रिजनमेंट मिल गया था। 15वां, सारथी बाबा, एक और गॉडमैन, इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड। खुद को सात्विक गुरु कहने वाले एक्सपोज हुए थे एक न्यूज चैनल पर। बाबा पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के साथ साथ बहुत सारे सेक्सुअल एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। 16, बिग बॉस से फेमस हुए स्वामी ओम जी एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें अखाड़ा परिषद ने फेक गुरु की लिस्ट में इंक्लूड किया था। आप लोगों को पता है ओम जी का असली नाम विवेकानंद झा है, पर उनका विवेक तो हमने देख ही लिया था टीवी पर। दिल्ली एचसी ने इसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी निकाला था जब एक औरत ने ओम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। 17, शीफू सुनखरीतु मुंबई के एक कल्ट चलाते थे। शीफू को 2017 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनके कुछ फॉलोअर्स ने कहा था कि वो लोगों को हिप्नोटाइज करते थे और फिर मोलेस्टेशन। 18वां, स्वामी सच्चिदानंद उर्फ डिस्को बाबा हमारे कंट्री के सबसे यूनिक गुरुज में से एक है। डिस्को बाबा को महामंडलेश्वर की हाई प्रीस्ट की पोस्ट भी मिली थी, लेकिन जल्दी ही इस पोस्ट से हटा भी दिया गया था क्योंकि उन्हें फ्रॉड केस में अरेस्ट कर लिया गया था। इनफैक्ट वो एक लीकर बिजनेस चलाते थे। 19, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह भी ऐसा बाबा ड्यो है जिसे अखाड़े की लिस्ट में फेक बाबा बताया गया था। 2013 में दोनों पर एक औरत को किडनैप करने का इल्जाम लगा था, यहाँ तक कि वो तो मंदिर में ही इलीगल बिजनेसेस भी चलाते थे। 20, निर्मल बाबा को कभी अरेस्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन उन पर टैक्स इवेजन, चीटिंग और सुपरस्टिशन फैलाने के इल्जाम लगते रहते हैं। इस बाबा की एक बहुत इनफेमस एडवाइस ये भी है कि काला पर्स यूज करो, सब दुविधाओं का हल हो जाएगा। आई एम स्पीचलेस। सड़क 2 में आदित्य रॉय कपूर भी हैं, जिन्हें हाल ही में आलिया भट्ट के साथ कलंक मूवी में देखा गया था। ये हाई बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टेरिबली फेल हुई थी। जब फिल्म के बारे में संपर्क किया गया तो महेश भट्ट ने कहा, सड़क 2 is about love, loss and redemption. To simplify a heartfelt narrative like this is to falsify it. You would be trivializing the essence of the film by suggesting that Sarak is just this. आलिया ने हाल ही में अपने पिता के साथ फिल्म पर काम करने की बात कही और उन्होंने कहा, It will never be easy as I don't know him as a director. I know him as a father. Working with him as a director will be different altogether. I am excited. It is an exciting film. मेरे पिता ज्यादातर चीजों पर चुप रहते हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि वो सेट पर कैसे होंगे। आलिया ने खुलासा किया कि वो ओरिजिनल सड़क के म्यान एक्टर संजय दत्त ही थे जिन्होंने भट्ट को निर्देशक की कुर्सी पर लौटने के लिए मना लिया। भट्ट की लास्ट डायरेक्शन 1999 की फिल्म कारतूस थी और इस फिल्म के साथ भट्ट 20 साल बाद डायरेक्शन के काम संभालने वाले हैं। Alia said this during her interview with the magazine. Sanju pushed him this time. I did not. He is my father and he is always unpredictable. He has done the most unpredictable thing of directing a film after a long time, she said. Alia said the film takes forward the story of Ravi and Pooja and she will be a new addition to the story along with Aditya. Sarak 2 is scheduled to hit the screens on March 25th next year. According to Mahesh Bhatt, 90s के दशक की सड़क फिल्म ने दर्शकों को जैसा इमोशनल जुड़ाव महसूस हुआ था वैसा ही इस फिल्म से भी होगा। Now let's talk about journey of विशेष फिल्म्स। बॉलीवुड की फेमस भट्ट फैमिली तो सभी को पता है, लेकिन क्या था उनका अब तक का सफर और क्या है स्टोरी विशेष फिल्म्स की। डायरेक्टर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने 1986 में एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम मुकेश भट्ट के बेटे विशेष भट्ट पर रखा गया। विशेष फिल्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी के 3 मालिक हैं, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और विशेष भट्ट। इस फिल्म प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी कब्जा जो 1988। कब्जा का रिलीज के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया जैसे डैडी 1989 में, जुर्म 1990, लेकिन इन 2 फिल्मों के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने विशेष फिल्म्स के प्रोग्रेस की एक अलग डायरेक्शन दे दी। वो फिल्म थी आशिकी
जो 1990 में रिलीज हुई। इस फिल्म के सक्सेस से विशेष फिल्म्स और महेश भट्ट का नाम स्पॉटलाइट में आ गया। फिर इस फिल्म के अगले साल विशेष फिल्म की कुछ और 2 फिल्में एक ही साल में आई। एक थी दिल है कि मानता नहीं और दूसरी थी सड़क। इन दोनों ही फिल्मों ने ऑडियंस और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया और महेश भट्ट एक बड़े डायरेक्टर बन गए। इन दोनों ही फिल्म में पूजा भट्ट, महेश भट्ट की बेटी, लीड कास्ट का हिस्सा थी। इन दोनों फिल्मों के राइटर रोबिन भट्ट ही थे और ये फिल्म उस समय बहुत ज्यादा चली। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनकी फिल्में आती गई, जैसे जुनून, जन्म, सर, तड़ी पार, नाराज, नाजायज, क्रिमिनल, फरेब और भी बहुत सारी। 1999 में फिल्म आई संघर्ष। इस फिल्म के आते ही विशेष फिल्म्स और भट्ट फैमिली की बहुत प्रोग्रेस हुई और फेम की एक अलग लेवल उन्होंने छुआ। 2002 में उनकी फिल्म राज आई, जिसके और भी सीक्वल्स आए। राज 1, राज 2 और राज 3 से भट्ट फिल्म्स को अलग ही पहचान मिल गई। ऐसे ही और एक फिल्म 2004 में आई, मर्डर, जो बहुत ही बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने इमरान हाशमी को लेकर बहुत सारी फिल्म्स की, जैसे जहर, गैंगस्टर, द किलर, राज 2, तुम मिले, जन्नत, क्रुक, मर्डर 2 और भी कई फिल्में। विशेष फिल्म्स के फिल्मों के बहुत सारे सीक्वल्स बनने शुरू हुए। राज, मर्डर, जन्नत ऐसी फिल्मों के 3 सीक्वल्स बन गए, जिससे उनकी फिल्म्स और ज्यादा फेमस हो गई। जैसे ही 2013 में आशिकी 2 आई, इस फिल्म का जादू पूरी ऑडियंस पे छा गया। आशिकी 2 का बजट 15 करोड़ होते हुए भी इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर 109 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाए और ये फिल्म 3 इडियट्स के बाद बेस्ट ट्रेंडिंग फिल्म ऑफ द सेंचुरी बन गई। ना ही सिर्फ फिल्म, लेकिन इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए और उस साल इस फिल्म ने बहुत बॉक्स ऑफिस में एक रिकॉर्ड बना दिया। 2013 में इस ह्यूज सक्सेस के बाद 2014 में विशेष फिल्म्स ने एक अलग ही टाइप की फिल्म बनाई, जिसका नाम था सिटी लाइट्स। इस फिल्म में बॉलीवुड के अमेजिंग टैलेंट राजकुमार राव को हाईलाइट किया और इस फिल्म को क्रिटिकली एक्लेम भी किया गया। 2015 के बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे हमारी अधूरी कहानी, लव गेम्स, राज रिबूट और बेगम जान। लेकिन इन फिल्मों ने न ही ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस पाया, ना ही क्रिटिक से। ये फिल्में थिएटर में ज्यादा दिन नहीं चली और विशेष फिल्म्स को लॉस सहना पड़ा। 2018 में महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी में 2 नए एक्टर्स को कास्ट किया और वो भी फिल्म फ्लॉप हो गई। भट्ट फैमिली और विशेष फिल्म्स को पिछले 5 साल बिल्कुल भी सक्सेस ना मिलने के कारण बहुत लॉस सफर करना पड़ा। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म सड़क 2 की कास्ट फाइनलाइज की फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। उस कास्ट में उनकी बेटी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों हैं। विशेष फिल्म्स के टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में पहले नाम आता है आशिकी 2 का, विच इज फॉलोड बाय राज 3, मर्डर 2 और जन्नत 2। विशेष फिल्म्स मोस्टली स्मॉल बजट कमर्शियल फिल्म्स ही प्रोड्यूस करती है, जो मोस्टली रोमांटिक या फिर थ्रिलर होती है। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि मुकेश भट्ट को प्रोडक्शन हाउस बनाने की सलाह सलीम खान ने दी थी। मुकेश भट्ट ने उसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनको हमेशा से अच्छा मैनेज करने की और पैसे जोड़ने की कैपेसिटी है, जिससे वो एक अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर बन सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें हमेशा से फिल्म प्रोड्यूसिंग फैसिनेटिंग लगता था, जिससे उन्होंने ये सलाह जल्दी ही मान ली। विशेष फिल्म्स की विशेषता ये है कि वो नए लोगों को और आउट ऑफ द इंडस्ट्री के लोगों को भी चांस देते हैं। जब भट्ट फैमिली को पूछा गया था कि विशेष फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तब उन्होंने ये कहा था कि सही कहानी और सही बजट को एक साथ यूज करना आसान काम नहीं है, लेकिन पिछले 30 सालों में उन्होंने ये सीख लिया है। ये उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी है। उनका कहना है कि फिल्म्स फ्लॉप नहीं होती, बजट्स फेल होते हैं। इसीलिए बजट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए उन्होंने स्टोरी और आइडिया पे ज्यादा फोकस किया है। तो ये बात है दोस्तों। ऐसी ही कुछ खबरों के लिए हम लोगों के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। मैं निशी तन्वर बॉलीग्राड स्टूडियोज से आप सभी से विदा लेती हूँ, पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो बाय।